गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबके उत्साहवर्धन से मुझे ये प्रेरणा मिली है कि संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के सीरीज के तहत जो मैं इस लेक्चर सीरीज में आपको दे रहा हूं, शायद ये चौथा या पांचवा लेक्चर होगा इस क्रम में, इस अधिनियम में, जहां ये कहा गया कि संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के जो विशिष्ट धाराएं हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं से संबंधित मैं आपको ज्ञान साझा करता हूं। इस क्रम में मैं पीछे आपसे धारा 3, धारा 5, धारा 6 और धारा 10 और 11 से संबंधित जो भी मेरे ज्ञान है, मेरी जो भी मेरी अपनी जानकारी है, उनको मैंने आपके साथ साझा किया है, शेयर किया है। इसी क्रम में आज संपत्ति अधिनियम की धारा 13 में हम ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉन्ड पर्सन, यानी कि सेक्शन 13 ये कहता है, धारा 13 ये कहती है, यद्यपि हम पीछे आपसे ये डिस्कस कर चुके हैं कि संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 ये कहती है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है। जीवित व्यक्ति से मृत व्यक्ति को, या मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को, या जीवित व्यक्ति से अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का हित इस अधिनियम के अधीन नहीं किया जा सकता है। ये धारा 5 कहती है। हम पीछे आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता, सेक्शन 5 ये कहता है कि द ट्रांसफर among living being is valid under section 5 of the transfer of property act। यानी संपत्ति अधिनियम की धारा 5 ये कहती है कि जीवित व्यक्तियों के दरमियान ही संपत्ति का अंतरण वैध है। इसी क्रम में धारा 13 ये कहता है कि अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण कैसे हो सकता है। क्या ये धारा 13 5 का कंट्राडिक्शन है? क्योंकि धारा 5 ये कहता है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन इसी अधिनियम की धारा 13 ये कहती है कि अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। धारा 13 में उन रीतियों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से इस अधिनियम की वैधता भी बनी रहे, धारा 5 की वैधता भी बनी रहे, और धारा 13 के अधीन जो उसके प्रावधान है, उन प्रावधानों के अधीन अजन्मे व्यक्ति के हित में भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। वास्तव में धारा 13 का के पृष्ठभूमि पे अगर हम जाएं, तो धारा 13 को इस अधिनियम में इसका वर्णन करने की आवश्यकता क्या पड़ी कि अगर सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कोई संपत्ति उसने खड़ी की है। अब संपत्ति को खड़ी किया उसने, और उसको ये मालूम है या उसको ये इच्छा है उसकी कि उस संपत्ति के नाम से उसकी मृत्यु के उपरांत भी उसको याद किया जाएगा। इस आशय से वो संपत्ति खड़ा करता है कि भाई मिस्टर एक्स का की हवेली है, मिस्टर वाई की का बागीचा है। ये उसके साथ नाम के साथ साथ उस संपत्ति को भी जोड़ा जाता है। तो इसलिए वो चाहता है कि उसके मरणोपरांत उस संपत्ति के माध्यम से उसको याद किया जाए। लेकिन यदि दुर्भाग्य से उस व्यक्ति के का जो भी पुत्र है, तो ये लगता है कि वह लड़का जो उसका पुत्र है, वो शायद इसके मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति बेच डालेगा, खत्म कर डालेगा। तो इसके दुनिया से जाते ही उसका बेटा सब संपत्ति बेच डालेगा, खत्म कर डालेगा। तो संपत्ति ही नहीं रही तो उसका नाम भी साथ साथ चला जाएगा, मिट जाएगा। तो इस आशय से धारा 13 के अधीन किसी व्यक्ति की ये इच्छा है कि उसका
नाम संपत्ति के साथ साथ जुड़ा रहे और उसी संपत्ति को उसके नाम से जाना जाए। लेकिन उसको ये मालूम है कि उसका पुत्र शायद इसके मृत्यु के उपरांत उन संपत्तियों को समाप्त कर देगा। तो ए सपोज कीजिए कि कैरेक्टर हम आपको दे रहे हैं लिखे कि ए संपत्ति का स्वामी है, उसका बेटा बी है, और उसको ये लगता है, उसको ये विश्वास है ए को कि ए के मृत्यु के उपरांत बी उसकी समस्त संपत्ति को बेच डालेगा, समाप्त कर देगा। तो इसलिए ए ये चाहता है कि उसके मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति बी को न मिले, बल्कि बी से उत्पन्न होने वाले उसके पौत्र को मिले, जो अभी अजन्मा है, जो अनबॉर्न है, जो वजूद में नहीं है। लेकिन रबाच ये कहती है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के तहत किया जा सकता है। इसलिए सीधे तौर पर ए सी नामक अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण सीधे तौर पर नहीं कर सकता है। इसलिए क्योंकि वो अगर ऐसा किया जाता है तो वो सेक्शन सेक्शन 5 का वायलेशन होगा। तो इस क्रम में धारा 13 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि उसके संपत्ति को उसके अजन्मे यानी उसके आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली जनरेशन्स को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाए, तो उसको एक इन रूल्स का को फॉलो करना होगा जिनकी बात धारा 13 में कहा गया कि अगर तो ए ये चाहता है कि बी उसका पुत्र जो है संपत्ति उसको न दी जाए, बल्कि बी से उत्पन्न उसका जो सुपौत्र है सी, उसको संपत्ति अंतरित की जाए। तो इसलिए क्योंकि सी अभी वजूद में नहीं है, ए और बी दोनों वजूद में है, तो ए ने बी को प्रायर इंटरेस्ट यानी पूर्व हित का अंतरण ए ने बी को अंतरित किया, और इस शर्त के साथ कि वह अपने जीवन भर उस संपत्ति का उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, लेकिन संपत्ति का सीमित हित होने के कारण, जीवन पर्यंत होने के हित होने के कारण वो संपत्ति का अन्यत्र नहीं कर सकता। लेकिन बी के हित के समापन से पूर्व सी जो अजन्मा था वो यदि वजूद में आ जाता है, तो ए के द्वारा सी बी को जो सीमित हित का अंतरण किया गया है, और उस बी के हित के समापन से पूर्व अगर सी अजन्मा व्यक्ति अगर वजूद में आ गया है, तो निश्चित तौर पर सेक्शन 5 का वायलेशन नहीं होता है। ए और बी दोनों एक समय में, दोनों अंतरण के समय दोनों जीवित है, और बी के हित समाप्त होने से पहले सी यानी जो जन्मा बच्चा था वो वजूद में आ गया है। कि धारा 5 की परिधि के भीतर बी से सी को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, दोनों ही जीवित है। तो ऐसे में ए के द्वारा बी को पूर्व हित का अंतरण यानी प्रायर इंटरेस्ट का ट्रांसफर किया जाता है, और प्रायर इंटरेस्ट का ट्रांसफर करते हुए ये रेस्ट्रिक्शन देता है, लगता है कि बी के पूर्व हित समाप्त होने से पूर्व सी का वजूद में आना जरूरी है, तभी जो है संपत्ति का अंतरण वैध होगा, क्योंकि तब ये धारा 5 का वायलेशन नहीं होगा। यानी धारा 5 का वायलेशन नहीं होगा। धारा 13 ये कहता है कि प्रायर लाइफ इंटरेस्ट यानी कि जो जीवित व्यक्ति है उसको प्रायर लाइफ इंटरेस्ट का ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी केवल जीवन पर्यंत हित का अंतरण पूर्व हित के तौर पर जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है। भले ही ए का पुत्र है बी, लेकिन ए को लगता है कि बी विश्वसनीय नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है कि बी को संपत्ति का हित न दिया जाए, बल्कि उसके सुपौत्र को संपत्ति का हित दिया जाए। इसलिए वो संपत्ति का हित प्रायर इंटरेस्ट जो है वो बी को देता है, जीवन पर्यंत हित का अंतरण बी को करता है, यानी बी संपत्ति का उपभोग कर सकता है, बी संपत्ति का उपयोग कर सकता है, संपत्ति से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन बी संपत्ति का अन्यत्र अंतरण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको संपत्ति में सीमित हित दिया गया है, यानी जीवन पर्यंत दिया गया है, प्रायर इंटरेस्ट दिया गया है, लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है। इसलिए
इस प्रायर इंटरेस्ट के तहत वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी अदरवाइज। लेकिन बी के हित समाप्त से पूर्व यदि सी वजूद में आ जाता है, तो निश्चित तौर पर जैसे ही सी वजूद में आया वैसे ही ए का निर्देश मान्य हो जाएगा, और बी और सी दोनों एक समय में जीवित है, धारा 5 का उल्लंघन भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से बी के से उत्पित पौत्र, उसका जो सी के उत्पन्न होने के उपरांत सी जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही संपत्ति में उसका निहित हित हो जाएगा। निहित हित मतलब संपत्ति का पूर्ण हित सी के फेवर में आ जाएगा, और सी संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही इच्छा थी कि उसके मरणोपरांत भी उसकी संपत्ति के माध्यम से उसे याद किया जाए, तो वो संपत्ति भी बनी रह गई है। बी को उम्मीद नहीं थी ए को कि बी संपत्ति का को सहेज कर रखेगा, को बचा कर रखेगा, क्योंकि उसको ये आशा थी कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसका बेटा उन संपत्तियों को बेच खाएगा। तो इस नाते से उसने संपत्ति को सी जो अजन्मे है, यानी अपने सुपौत्र को अंतरण करने की कोशिश की, या उसका इरादा था। लेकिन धारा 5 का उल्लंघन न हो इसलिए पहले ए ने बी का प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इंटरेस्ट बी को दिया। दोनों जीवित है, ए और बी दोनों जीवित है, तो ए ने बी को प्रायर इंटरेस्ट दिया, और बी के हित समापन से पूर्व सी जो जन्मा था अंतरण के समय, यदि उसने जन्म ले लिया है तो दोनों ही जीवित है, यानी बी और सी दोनों मौजूद में है, तो ये धारा 5 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ए के द्वारा बी से और बी से सी को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, यानी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति के अंतरण किया जा सकता है, वैध है। धारा 13 के अधीन ये कहा गया है कि जीवित व्यक्ति के द्वारा प्रायर इंटरेस्ट यानी पूर्व हित का अंतरण किसी जीवित व्यक्ति को दिया जाएगा, और जीवित व्यक्ति के समापन से पूर्व प्रायर इंटरेस्ट होल्डर यानी कि जो पूर्वहर्ता है, उसके जीवन समापन से पहले अजन्मा व्यक्ति यदि वजूद में आ जाता है तो संपत्ति का अंतरण वैध हो जाएगा। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि धारा 13 ये कहती है कि धारा 5 का उल्लंघन ना हो। लेकिन धारा 13 का एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी ए के द्वारा बी को संपत्ति का अंतरण किया गया प्राइम इंटरेस्ट के तौर पर, और बी से संपत्ति अंतरण सी को किया गया जो अजन्मा है, जो अंतरण के समय अजन्मा था, जो अनबॉर्न है, तो कहा गया कि whenever the property should be transferred in favor of unborn person, it should be absolute। यानी अजन्मे व्यक्ति के हित में जब भी संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, वह संपत्ति का पूर्ण हित अंतरण किया जाएगा। यानी ए बी को पूर्व जीवन पर्यंत हित दे रहा है, जीवित था बी, और बी के जीवन के काल में ही सी वजूद में आ गया, तो कहा गया कि बी को भी जीवन पर्यंत हित दे और अजन्मे व्यक्ति को भी जीवन पर्यंत हित दे, तो कहा यह मान्य नहीं। इसी से संबंधित एक केस है, गौरी दत्त वर्सेस दाता दीन का केस है, जिसमें गौरी दत्त वर्सेस दाता दीन का केस है 1934 का, जिसमें यह माना गया कि अंतरणकर्ता ने अंतरती को संपत्ति का दान किया, और इस उम्मीद इस आशा के साथ कि अगर उससे उत्पित होने वाला बेटा होगा तो संपत्ति का अंतरण उसको पूर्ण हित से उसको अंतरण किया जाएगा। लेकिन अगर बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, तो उसको यानी कि लाइफ इंटरेस्ट यानी जीवन पर्यंत हित ही अंतरण किया जाएगा। तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया, न्यायालय ने यह माना कि भाई whenever the property should be transferred in favor of unborn person, it is not certain, it is not necessary that whether the successor should be male or female। जो उत्तराधिकारी होगा वो पुरुष होगा या नारी होगी, इसकी जानकारी पूर्व में किसी को नहीं होती। तो इसलिए इस आधार पर गिरिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन के केस में न्यायालय ने माना कि अगर अजन्मा व्यक्ति बेटा होगा तो पूर्ण, और अगर बेटी होगी तो जीवन पर्यंत अगर यदि अंतरण किया गया है तो यह मान्य नहीं है, और अजन्मे व्यक्ति के हित में किया गया अंतरण
शून्य हो जाएगा। वहीं तक मान्य होगा जहां तक जिसके हित में संपत्ति का अंतरण किया गया था और जो जीवित था, वहीं तक संपत्ति का अंतरण मान्य होगा। लेकिन अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण अगर सशर्त किया गया है तो वो मान्य नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धारा 13 ये कहता है कि जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, यह संपत्ति का पूर्ण हित का अंतरण होगा। यानी आंशिक या पार्शियल ट्रांसफर या कंडीशनल ट्रांसफर इन अजन्मे व्यक्ति के हित में मान्य नहीं है। जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, वो पूर्ण हित के तौर पर किया जाएगा। तो धारा 13 ये कहता है कि अजन्मा व्यक्ति को अगर यदि संपत्ति का अंतरण किया गया है तो यह अंतरण का हित जो होगा वो पूर्ण हित होगा। आंशिक हित या पार्शियल इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। तो कहा गया कि व्हेनेवर द प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, इट शुड बी एब्सोल्यूट। जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो वह पूर्ण अंतरण होना चाहिए, पूर्ण हित का अंतरण का होना चाहिए। ये धारा 13 में कहा गया कि अगर संपत्ति का अंतरण अजन्मे व्यक्ति को किया जा रहा है तो पूर्व हित को पहले जीवित व्यक्ति के तौर पर किसी व्यक्ति को जीवित पूर्ण हित दिया जाए और पूर्व हित के समापन से पूर्व अजन्मा व्यक्ति वजूद में आ जाए। इस प्रकार से सीधे तौर पर नहीं, लेकिन पूर्व हित के माध्यम से अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, जो कि धारा 5 का उल्लंघन न होगा। यानी धारा 5 ये कहता है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को, तो ए और बी दोनों जीवित है अंतरण के समय। ए पुत्र है, ए संपत्ति का अंतरण करता है और बी उसका पुत्र है, दोनों ही जीवित है। तो ए ने बी को संपत्ति का पूर्व हित अंतरित किया है और सीमित हित अंतरित किया है, यानी वो उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, लेकिन संपत्ति का अन्यत्र अंतरण नहीं कर सकता है। तो ए ने बी को संपत्ति का अंतरण यानी कि जीवन पर्यंत हित दिया, जो कि सीमित है। लेकिन बी के मरने से पहले अगर सी वजूद में आ जाता है, उसका पुत्र उसका अगर वजूद में आता है, तो वो संपत्ति में पूर्ण हित प्राप्त करेगा। यानी कि बी से उत्पन्न जो उसका जन्मा व्यक्ति है जो वजूद में आ चुका है, whenever the property should be transferred in favor of unborn person, यानी अजन्मे व्यक्ति के हित में जब भी संपत्ति का अंतरण किया जाएगा वो पूर्ण रूपेण होगा, यानी पूर्ण रूपेण हित का ही अंतरण होगा। धारा 13 ये इस बात का जोर देती है। धारा 13 में इस बात का विशेष रूप से हवाला दिया गया है कि संपत्ति का अंतरण जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में किया जाएगा तो ऐसा अंतरण पूर्ण अंतरण होगा, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। यानी कि संपत्ति का अंतरण पूर्ण रूपेण होना चाहिए अजन्मे व्यक्ति के हित में। लेकिन अगर अजन्मे व्यक्ति के हित में सशर्त अंतरण किया गया है, जैसा कि गिरजेश दत्त वर्सेस दातादीन के केस में 1934 के केस में कोर्ट ने अपील किया कि अगर अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण सशर्त किया गया है तो वह मान्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मान्य हुआ तो ए ने बी को, फिर बी से सी को और सी से डी को, यानी सबके पास सीमित हित है, सीमित हित है, सीमित है। तो कहा गया कि संपत्ति बिना स्वामी के एक क्षण भी नहीं रह सकती है और स्वामी भी नहीं है, सब केवल संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार रखते हैं, उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन संपत्ति का अन्यत्र करने के लिए वो अधिकृत नहीं है, क्योंकि उन्हें सीमित हित ही दिया गया है, पूर्ण हित नहीं दिया गया। तो इसलिए जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, पूर्ण रूपेण जन्म हित में अंतरण किया जाएगा अजन्मे व्यक्ति के हित में। तो ये बात धारा 13 में कही गई है कि जब भी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, तो कहा गया कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जब अनबॉर्न पर्सन के फेवर में होगा तो वह ट्रांसफर एब्सोल्यूट होगा, पूर्ण रूपेण अंतरण होगा, अंतर्थी के फेवर में जन्मे व्यक्ति के हित में आंशिक या सशर्त नहीं होना चाहिए। ये धारा 13 में कहा गया। धारा 13 से ही जुड़ा हुआ धारा 14 है, जो कि शाश्वता के विरुद्ध नियम से संबंधित है, यानी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी।
क्योंकि देखिए, यहाँ पर धारा 13 और जो 14 दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। धारा 13 ये कहता है कि अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण जो किया जाएगा वो सशर्त होगा, यानी कि पहले प्रायर इंटरेस्ट किसी जीवित व्यक्ति को दिया जाए, और उस जीवित व्यक्ति के वजूद में रहते हुए अजन्मा व्यक्ति वजूद में आ जाए, तो सीधे तौर पर अजन्मे व्यक्ति को, जो उस समय जन्म नहीं लिया था जिसने, अगर उसने बाद में जन्म ले लिया है, तो पूर्व हित के समापन से पूर्व अगर अजन्मे व्यक्ति का वजूद, अगर वो वजूद में आ गया है, अस्तित्व में आ गया है, तो निश्चित तौर पर धारा 13 के अधीन अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण वैध होगा, मान्य होगा। लेकिन शर्त यह है कि पूर्व हित के समापन से पूर्व अजन्मा व्यक्ति वजूद में आ जाए। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि अजन्मा व्यक्ति वजूद में आ जाए पूर्व हित के समापन से पूर्व, तो यह जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूर्व हित के समापन से पहले अजन्मे व्यक्ति हित ने अगर जन्म ले लिया है, भले ही वो एक क्षण के लिए जीवित हुआ और मर गया, एक घंटे के लिए जीवित जीवित रहा और मर गया, या वो जीवित है, तो कहा कि जैसे ही वो माँ के गर्भ से निकला, जैसे ही वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ, उसके पैदा होते ही संपत्ति उसमें निहित हो गई। यानी कि पैदा होते ही जो अंतरणकर्ता था ए, उसका अंतरण उसने जो जन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का जो अंतरण किया था, वो वैध हो जाएगा यदि अजन्मा व्यक्ति ने, यदि अजन्मे व्यक्ति ने जीवित जन्म लिया है। यदि अगर अजन्मा व्यक्ति ने मृत जन्म लिया है, तो फिर वो अंतरण मान्य नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, और संपत्ति वापस चली जाएगी ए के लीगल एयर्स, ए के उत्तराधिकारियों। इसलिए अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाता है, तो वहां आवश्यक है कि अजन्मा व्यक्ति वजूद में आए। अब धारा 14 क्या कहता है कि शाश्वता के विरुद्ध नियम, यानी कि शाश्वता मीन्स अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तित किए जाने के आशय से ही धारा 14 को इस अधिनियम के अधीन जोड़ा गया, और ये कहा गया कि शाश्वता के विरुद्ध नियम, मतलब कि ये कहा गया कि अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को यदि अजन्मे व्यक्ति के हित में अगर संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, तो ऐसा अंतरण अगर अजन्मे व्यक्ति के हित में किया जा रहा है, तो अजन्मा व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाए, तो वो पूर्ण हित का अंतरण किया जाए। यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जब अजन्मे व्यक्ति के फेवर में किया जा रहा है, तो वह पूर्ण हित किया जाना चाहिए, पूर्ण हित का अंतरण होना जरूरी है। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, यानी कि शाश्वता के विरुद्ध, ये कहता है कि जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, वो पूर्ण रूपेण होगा। अब शाश्वतता का मतलब होता है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ए सपोज कीजिए कि अंतरणकर्ता था, उसने बी जो उसका बेटा था, उसको संपत्ति का अंतरण निहित सीमित हित का अंतरण किया, जीवन पर्यंत हित का अंतरण किया। फिर बी के बाद उसके पुत्र सी को भी जीवन पर्यंत हित, सी के उत्पित अगले पुत्र डी को जीवन पर्यंत हित। तो कहा गया कि इट विल क्रिएट अनसर्टेनिटी, ये शाश्वता को जन्म देता है। यानी कि ए के निर्देशों को कितनी अवधि तक माना जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि whenever the property should be transferred in favor of unborn person, it should be absolute। यानी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण जब भी किया जाएगा, वह पूर्ण रूपेण अंतरण होगा। अब जहां पर शाश्वता के विरुद्ध नियम की बात जो कही गई है धारा 14 में, कहा गया कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को, जो कि अपने पुत्र बी को संपत्ति का अंतरण किया, इस आशय से कि बी संपत्ति को बेच ना पाए, केवल उपयोग करे, लेकिन बी से उत्पन्न उसका सुपौत्र जो सी आएगा, वो संपत्ति में पूर्ण हित प्राप्त करेगा। तो ऐसे में ए का निर्देश
कितनी अवधि तक मान्य होगा। यानी कि ये जो शाश्वतता की बात कही गई है, जो अनसर्टेनिटी की बात कही गई है, जो अनिश्चितता की बात कही गई है, तो अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तित किए जाने के लिए धारा 14 को इंट्रोड्यूस किया गया संपत्ति अधिग्रहण नियम में। ये बताया गया कि अगर शाश्वतता के विरुद्ध नियम की बात जो कही गई है कि ए जो संपत्ति का अंतरण करता है, उसने यदि प्रॉपर्टी अपने पुत्र को दी जो जीवित था, और जीवित और पुत्र से अजन्मे व्यक्ति सी को दी, तो ये जो ए के द्वारा निर्देश संपत्ति के अंतरण से संबंधित है, तो ये कहां तक मान्य है। सेक्शन 14 ये कहता है कि ए ने बी को प्रायर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। सपोज कीजिए कि ए ने जब बी को ट्रांसफर किया, उसके बाद 20 वर्ष और बी जीवित रहा, और बी के 20 जब बी 10 वर्ष का था, पर 10 वर्षों के बीतने के बाद सी वजूद में आ गया। तो सी वजूद में जब आया, तो सी के वयस्कता की आयु प्राप्त करने तक ए का निर्देश मान्य होगा। इससे पहले ये कहा गया, जरा 14 ये कहती है पीरियड ऑफ जेस्टेशन की बात कही गई है, गर्भावस्था की बात कही गई है। यानी कि गर्भ में ए ने अगर बी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, लाइफ इंटरेस्ट यानी कि जीवन पर्यंत हित किया, और जब बी ने जब बी का हित समाप्त हो रहा था, सी पैदा नहीं हुआ था लेकिन मां के गर्भ में आ चुका था, तो ये जो गर्भावस्था है ये भी उसमें शामिल होगी। तो ए ने बी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, तो बी के हित समाप्त होने से पहले सी वजूद में आ गया, अपने मां के गर्भ में आ चुका था। तो उसकी जो गर्भावस्था है, यानी वैसे आमतौर पर लीगली ये कहा जाता है कि 270 दिन का की अवधि होती है, 270 डेज होती है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी गर्भावस्था की अवधि जो है आमतौर पर विधिक तौर पर 270 दिन की मानी जाती है। तो कहा गया कि एक का निर्देश ये है कि बी जीवित है, तो वो जब तक वो जिएगा संपत्ति का हित का उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, और उसके मरने से पूर्व अगर अजन्मा व्यक्ति वजूद में आ गया है या माँ के गर्भ में ही आ गया है, तो उसके पैदा होने तक पीरियड ऑफ जेस्टेशन होगा, उसका गर्भावस्था होगी। तो वो जो सपोज कीजिए कि जब बी का हित समाप्त हो रहा था, सी 3 मंथ का गर्भ में अपने माँ की गर्भ में आ चुका, तो 6 महीने माँ के गर्भ में था, अब वो पैदा हुआ, और 18 वर्षों तक उसको वयस्कता की आयु अर्जित करने के लिए उसके लिए जरूरत है कि वह 18 वर्ष की आयु तक जो है अपनी वयस्कता की आयु अर्जित करेगा। तो ए का निर्देश ये है कि बी जीवन पर्यंत हित का उपभोग करे, उपयोग करे, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण नहीं कर सकता, अंतरण नहीं कर सकता है। तो बी के जीवन काल तक ए का निर्देश चालू होगा। अगर बी के जीवन पर्यंत जी के बी के हित के समापन से पूर्व अगर सी माँ के गर्भ में आ गया है, तो उसके अवधि तक उसको गर्भावस्था, यानी जब वो जन्म ले लिया है उसके बाद 18 वर्षों तक, यानी जब तक वो व्यवस्था की आयु अर्जित नहीं करता है, तब तक एक का निर्देश मान्य होगा। यही है कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यही है शाश्वतता के विरुद्ध नियम कि ए ने ये निर्देश दिया जन्मे व्यक्ति के हित संपत्ति का अंतरण किए जाने के संदर्भ में कि ए ने बी को, अपने पुत्र को, संपत्ति का जीवन पर्यंत हित अर्जित किया, और जीवन पर्यंत समापन से पहले सी वजूद में आए, वजूद में आ जाए, भले ही वो माँ के गर्भ में ही क्यों ना हो, और उसके पैदा होने के बाद जब वो 18 वर्ष की आयु अर्जित करेगा, तो उसके बाद वो जो है व्यस्तता की आयु अर्जित करने तक तो संपत्ति में समाश्रित निहित हित पर रखेगा, लेकिन संपत्ति का अन्य अंतरण करने के लिए अधिकृत नहीं होगा जब तक कि व्यस्तता की आयु अर्जित नहीं कर सकता है। तो यही है पीरियड ऑफ, यानी रूल ऑफ परपेचुइटी। ये कहता है कि ए ने
अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को संपत्ति का जीवन पर्यंत हित अंतरित किया है, यानी सीमित हित का अंतरण किया है कि वो उसका उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, लेकिन संपत्ति का अन्यत्र अंतरण नहीं कर सकता है। अन्यत्र अंतरण करने का अधिकार सुपौत्र को दिया गया जो अजन्मा था। तो अगर बी के हित समापन से पूर्व अगर सी जो सुपौत्र है वो वजूद में आ गया है, तो वजूद में आने के, यदि वो माँ के गर्भ में है तो भी जब तक वो गर्भावस्था होगी वो प्लस 18 वर्ष की उसकी अवस्था की आयु अर्जित करने तक ए के निर्देशानुसार संपत्ति का अंतरण अजन्मे व्यक्ति के फेवर में वैध होगा, मान्य होगा। यानी पहला क्या कि पहले तो पूर्व एक हित जो उसका बेटा है जीवन पर्यंत उसको दिया हित दिया है, तो वो पहले जीवन पर्यंत उसका समाप्त हो, वो समाप्त होने से पहले बी सी वजूद में आ जाए या माँ के गर्भ में आ जाए तो उसकी गर्भावस्था प्लस 18 वर्ष तक उसकी वयस्कता की आयु अर्जित होने तक ए का निर्देश मान्य होगा, वैध होगा। और बी के ए के द्वारा बी को जो सीमित हित का अंतरण किया गया था उस बी के हित समापन से पूर्व अगर सी वजूद में आ गया है तो ए के द्वारा सी के फेवर में किया गया अंतरण मान्य है। और इस प्रकार से ये कहा गया कि जब भी अजन्मे व्यक्ति के फेवर में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, ऐसा अंतरण किए जाने के लिए आवश्यक है कि अजन्मे व्यक्ति के हित के फेवर का प्रति संपत्ति का अंतरण किया गया है तो वो पूर्ण रूप में होना चाहिए। और वयस्कता की आयु को लेकर भी संशय है, कहीं 18 वर्ष माना जाता है वयस्कता की आयु और कहीं 21 वर्ष माना जाता है। तो कहा गया कि जहां पर कोई व्यक्ति किसी संरक्षक की संरक्षकता के अधीनस्थ है तो वहां पर वयस्कता की आयु अर्जित करने की आयु 21 वर्ष मानी गई है। लेकिन यदि वो संरक्षक की संरक्षकता के अधीन नहीं है तो वहां पर वयस्कता की आयु अर्जित किए जाने की आयु 18 वर्ष मानी गई है। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर ये माना गया कि अगर वयस्कता की आयु अर्जित किए जाने की बात कही जाए तो ये कहा गया कि अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा। तो जरूरी है कि जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा वहां पर वयस्कता की आयु 18 वर्ष ही होगी, इससे अधिक नहीं होगी। यानी सुंदरराजन वर्सेस नटराजन का एक केस है। सुंदरराजन वर्सेस नटराजन के केस में कोर्ट ने अपील किया कि भविष्य में अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किए जाने के सापेक्ष ये कैसे कल्पना की जा सकती है कि वयस्कता की आयु अर्जित करने के समय वो संरक्षक की संरक्षकता में होगा या संरक्षकता की संरक्षकता में नहीं होगा। तो ऐसे में वयस्कता की आयु 18 हो या 21 हो, तो सुंदरराजन वर्सेस नटराजन केस में सुंदरराजन वर्सेस नटराजन के केस में ये कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ये न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि whenever the property should transfer in favor of unborn person, the age of majority should be 18 years। यानी जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाएगा वहां पर वयस्कता आयु अर्जित करने की आयु 18 वर्ष होगी, वो 21 नहीं। इस तरह से ए के निर्देश कहाँ मान्य कहाँ होंगे? पहले दूसरी बात तो यह है कि ए का निर्देश बी के जीवन पर्यंत तक और बी के जीवन पर्यंत समापन से पूर्व सी वजूद में आ गया तो सी के 18 वर्ष की आयु वयस्कता की वायु अर्जित करने तक ए का निर्देश वैध होगा, मान्य होगा। यही धारा 14 कहती है कि रूल ऑफ परपेचुइटी, ये कहता है शाश्वतता के विरुद्ध यही कहता है कि अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तित किए जाने के लिए ही धारा 14 कहती है कि जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण होगा वो एब्सोल्यूट होगा, पहली बात तो पूर्ण रूपेण होगा, पूर्ण रूपेण संपत्ति के हित का अंतरण किया जाएगा अजन्मे व्यक्ति के हित में, और अजन्मे व्यक्ति के वयस्कता की आयु अर्जित करने तक ही ए का निर्देश मान्य होगा। तो ए ने संपत्ति का स्वामी था, उसने अपने पुत्र बी को संपत्ति का
जो सीमित हित अंतरण किया, यानी कि जीवन पर्यंत का अंतरण किया उसको। और क्योंकि उसको लगा कि बी रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, वो संपत्ति को बेच खाएगा। तो इस प्रत्याशा के साथ कि उसका पौत्र लायक होगा, पात्र होगा, तो इसलिए अजन्य व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण करना चाहता था। लेकिन धारा 5 उससे रोकती है, कहती है कि भाई जीवित से जीवित, जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, जीवित से अजन्य को नहीं किया जाता है। तो इसलिए धारा 13 ये कहती है कि पूर्व हित पहले किसी जीवित व्यक्ति को किया जाए, धारा 5 का उल्लंघन ना हो, और पूर्व हित के समापन से पूर्व अजन्मा व्यक्ति वजूद में आता है तो भी यहाँ पर धारा 5 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण अंतरणकर्ता के द्वारा किया जा सकता है, और ए के निर्देशों को वैध रूप से तब तक मान्यता दी जाएगी जब तक कि अजन्मा व्यक्ति वयस्कता की आयु यानी 18 वर्ष प्राप्त ना कर ले। यही बात धारा 14 में कही गई है। इस प्रकार से धारा 14 में ये कहा गया है कि शाश्वता के विरुद्ध नियम कि जब भी जन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाता है, तो जन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण जब किया जाता है, वयस्कता की आयु प्राप्त करने तक ही वह निर्देश मान्य है जो अंतरणकर्ता के द्वारा अजन्मे व्यक्ति के संपत्ति का अंतरण किए जाने के संदर्भ में कहा गया है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस था, रामभरण प्रसाद वर्सेस राम मोहित हाजरा के केस में, जहां पर न्यायालय ने यह माना कि जहां पर संपत्ति का अंतरण अजन्मे व्यक्ति के हित में किया गया था, वहां पर कोर्ट ने ये माना कि जब भी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण होगा, वो संपत्ति का अंतरण एब्सोल्यूट होगा, पूर्ण रूपेण होगा, और अजन्मे व्यक्ति वयस्कता की आयु अर्जित होने तक ही ए यानी अंतरणकर्ता का निर्देश वैधता अर्जित करेगा। इसके अलावा एक अन्य केस है, आर केमप्राज वर्सेस मिसेस बटन सन एंड कंपनी, 1970 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि लीज डीड कंटेंट a clause giving the lessee an option for perpetual renewal. The lessor later refused to renew, citing the rule against perpetuity. तो कहा गया कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के संदर्भ में धारा 14 ये कहता है कि जहां पर शाश्वता के विरुद्ध नियम की बात कही गई है, तो शाश्वता के विरुद्ध नियम के तहत अगर संपत्ति का अंतरण पट्टे के तौर पर किया गया है किसी को, तो वहां पर कहा गया कि शाश्वता के तहत यानी कि परपेचुइटी यानी अनसर्टेनिटी के तहत संपत्ति का अंतरण वैध होगा तभी, जहां तक वो निश्चितता हो, जहां पर सर्टेनिटी हो वहीं तक ही वह अंतरण मान्य है। जहां अनिश्चितता होगी वहां पर ऐसा अंतरण मान्य नहीं होगा। मैं एक और चीज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का अपवाद यह है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया गया है, तो वहां पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू नहीं होगी। यानी कि लोक हित में अगर संपत्ति का अंतरण अगर किया गया है, तो लोक हित में अगर संपत्ति का अंतरण किया गया है, तो वहां पर यशस्वता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा, और लोक हित में संपत्ति का अंतरण यदि किया गया है, तो वहां पर शाश्वता के विरुद्ध नियम का लागूकरण नहीं होगा। इतना ही आज के इस लेक्चर में आपके साथ, और हम आपके साथ आने वाले समय में संपत्ति अधिनियम के मुख्य मुख्य धाराओं, महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगले आने वाले समय में हम आपसे धारा 19 और 21 यानी समाश्रित हित और निहित हित से संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में आपकी साथ चर्चा करेंगे। आप लोगों का उत्साहवर्धन हमको मिला, और हमारा सब्सक्रिप्शन और हमारा जो वॉच टाइम है वो उसने हमको उत्साह दिया। आप सबका सहयोग से, आप सबके कोऑर्डिनेशन से, आप लोगों के कोऑपरेशन से
ही ये संभव हो पाया, और मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके से जुड़ा। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी हमें सहयोग करेंगे और हमें इस चैनल पर सफल बन। थैंक यू सो मच।